द रिपब्लिकन विजन चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खैरलांजी गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को 18 वर्ष पूरे हो गए हैं, किंतु आज भी इस घटना की तफीश समाज मन में जस की तश है। नागपुर से 100 किलोमीटर दूर भंडारा जिले में स्थित खैरलांजी गांव में भैयालाल भोतमांगे परिवार के साथ हुए अमाननीय घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इंसानियत को तार तार करने वाली इस घटना में पत्नी सुरेखा भोतमांगे, लड़की प्रियंका भोतमांगे के साथ गांव के दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया। मां बहन को बचाने आए रोशन व सुधीर भोतमांगे को भी जातिवादी उन्मादी भीड़ ने घसीट लिया। सबके कपड़े तार तार करके गांव में घुमाया गया और इन चारों की हत्या करने के बाद ही इनका आतंक समाप्त हुआ। इस घटना के खिलाफ पूरे देश में तीव्र असंतोष उभरा। विदेशों में भी इस घटना की कड़ी निंदा की गई। घर में बचे एकमात्र मुखिया भैयालाल भोतमांगे भी न्याय की राह तकते तकते समाप्त हो गए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर के कार्यकर्ता इस जघन्य हत्याकांड को शुरुआत से ही रास्ते पर की व न्यायालयीन लड़ाई में शामिल थे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आरपीआई सेकुलर और संलग्न एसएसडी लेबर फ्रंट के पदाधिकारी 29 सितंबर को खैरलांजी गांव में पहुंचकर समाधि स्थल देउड़ गांव पहुंचे। वहां शहीदों को विनम्र अभिवादन कर पूरी टीम भोतमांगे के जमींदोज हुए घर पर पहुंचे। एक छोटी सी अभिवादन सभा को संबोधित कर अभिवादन व्यक्त किया गया। इस अवसर पर पार्टी के विदर्भ अध्यक्ष माननीय दिनेश अंडर सहारे जी ने भोतमांगे परिवार के घर पर शहीद स्मारक बनाने का पार्टी का प्रस्ताव सभी के सामने रखा। फिर से कड़क आवाज में विजय जुलूस देंगे। सलामी दे इंसानियत को तार तार करने वाली इस घटना का गवाह यह खैरलांजी गांव। इस घटना के घटने के बाद नागपुर शहर में जैसे ही इसकी सूचना पहुंची, नागपुर शहर के रिपब्लिकन जनता में रोष उत्पन्न हुआ। हमारे जैसे अनेक रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना का विरोध करने के लिए इंदिरा चौक से संवैधानिक मार्ग से एक आंदोलन की शुरुआत की। दोपहर होते होते वो आंदोलन पूरे नागपुर शहर में फैला। शाम होते होते इस आंदोलन ने पूरे महाराष्ट्र को अपने चपेट में ले लिया। दूसरे दिन तक पूरी दुनिया में इस आंदोलन की तपीस इंसानियत को मानने वाले लोगों ने महसूस की। इस आंदोलन में रिपब्लिकन जनता ने अपना जो रोष व्यक्त किया था, उसके खिलाफ नागपुर सहित तमाम महाराष्ट्र के जिलों में पुलिस ने बलपूर्वक बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। मेरे जैसे अनेक लोगों को मार खाने के बाद 15-15 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नागपुर शहर के तमाम आंदोलनकारियों ने पुलिस की बर्बरता की शिकायत दर्ज की। 38 रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस दायर हुए, जिसमें मैं भी एक था। 11.5 वर्षों तक
नागपुर के जिला कोर्ट में हम लोग इस आंदोलन को लड़ते रहे। नितिन राउत जो हमारे उत्तर नागपुर के विधायक है, उन्होंने मेरे और संजय मेश्राम जैसे कार्यकर्ता के ऊपर भी झूठी केस 11 वर्षों तक हम लोग नितिन खैरलान जी के इस केस में हम दोनों केस में साफ बरी हुए। भैयालाल भोत मांगे, इनका अनेक राजनीतिक दलों ने अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनका दुरुपयोग किया। मैं रविभाऊ शेंडे जो धम्म सेना के शहर अध्यक्ष थे और मैं शहर का महासचिव था, हम लोग निरंतर भैयालाल भोत मांगे के साथ उनके अंतिम श्वास तक ही नहीं तो उनके जाने के बाद आज तक भी हम लोग इस आंदोलन में साथ। गत 12-15 वर्षों से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर समता सैनिक दल के माध्यम से हम लोग इस जगह पर आते हैं और शहीद भोत मांगे परिवार को हम लोग अभिवादन करते हैं। भैयालाल भोत मांगे को रविभाऊ शेंडे और हमारे जैसे साथियों के सहयोग की वजह से भैयालाल भोत मांगे को एक आसरा मिला। जिला कोर्ट में जिन पर आरोप दोषी किए गए थे, उनके समर्थन में कुछ विरोधी दल के राजनीतिक दलों ने हाई कोर्ट में केस दायर की। हाई कोर्ट के बाद रविभाऊ शेंडे और हम लोग निरंतर भैयालाल भोत मांगे जी को लेकर, फिर वो विलासराव देशमुख हो, भैयालाल जी के लिए नागपुर में एकमात्र जगह थी बरडी में स्थित धम्म सेना का रविभाऊ का कार्यालय। रविभाऊ ने कम से कम 12-15 साल तक भैयालाल के हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के लिए अनेक बार हम लोग बंबई में जाते थे, अनेक बार हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए दिल्ली जाते थे और ये पूरा का पूरा खर्चा सिर्फ और सिर्फ रविभाऊ शेंडे जैसे एक कार्यकर्ता के कंधों पर था। नागपुर शहर में अनेक लखपति, करोड़पति, अरबोपति या डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस अधिकारी है, उद्योगपति है, पर किसी ने हिम्मत नहीं की कि भैयालाल भोत मांगे को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए आर्थिक मदद करे। भाषण देने के लिए सभी लोग सामने आते हैं और अपनी और अपने संगठन की बढ़ाई करके चले जाते हैं, लेकिन रविभाऊ शेंडे ने जिस ताकत से भैयालाल भोत मांगे को सहयोग किया, उसकी वजह से बाद में भैयालाल भोत मांगे का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हो पाया। और जैसे ही शाम को मुझे खबर लगी कि भैयालाल भोत मांगे जी नागपुर में एडमिट है और हम सब लोग, रविभाऊ वगैरह सब लोग पहुंचे, दूसरे दिन उनका दुखद निधन हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, भंडारा में बड़ा कार्यक्रम हुआ। पंकज भोत मांगे जिस ताकत से इस तमाम घटनाक्रम में साथ में रहा, वो बहुत सराहनीय है। वो इसलिए सराहनीय है कि ऐसी घटनाओं से लोग घबराकर चले जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, लेकिन पंकज भोत मांगे पहले दिन से आखिरी दिन तक हर घटना का प्रत्यक्ष गवाह है। पंकज को मालूम है जब कोरोना था, पुलिस विभाग ने आने पे मनाही लगा दी थी, कहा था कि आपके ऊपर केसेस लगेंगे, बावजूद हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर के साथ ही यहाँ
सुनसान जगह पर आकर हम लोगों ने भोत मांगे परिवार को अभिवादन किया था। साथियों, गत 2 वर्ष पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर के संस्थापक अध्यक्ष रिपब्लिकन योद्धा माननीय श्याम दादा गायकवाड़ ये इस स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि आप पंकज भोत मांगे और रविभाऊ शिंदे से चर्चा कीजिए, हम आर्थिक मदद करते हैं और ये जो निर्जन पड़ी हुई जगह है इस जगह पे हम लोग भोत मांगे परिवार के नाम से एक भव्य स्मारक खड़ा करेंगे। साथियों, अगले साल तक इस जगह पर अगर कोई स्मारक हम लोग बना सके और अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए इस भूमि से हम लोग प्रेरणा प्राप्त कर सके तो मुझे लगता है कि हम लोगों का खैरलांजी और देउड़ गांव में आना सार्थक होगा। मी RPI सेक्युलरचा जिल्हाध्यक्ष, नागपूर जिल्हाध्यक्ष दीपक डोंगरे। गेल्या 10-12 वर्षापासून मी पण दिनेश भाऊ अंडरसहारे यांच्या नेतृत्वात इथे सातत्याने येतो। आजही परिस्थिती तीच आहे। इतका मोठा समाजाला आणि या देशाला काळीमा फासणारी जी घटना जी घडली तशा प्रकारच्या घटना आजही सुरू आहे। म्हणजे या देशामध्ये जी जातीय व्यवस्था आहे, जो जातीय त्याला सरळ सरळ जातीवादाचा जो जातीवाद हा अंतकवादात कन्वर्ट झाला आहे। इथे माणसाला माणूस कळत नाही, त्या देशामध्ये आपण राहतो ज्या देशामध्ये बुद्धांनी शांती आणि संधीचा मार्ग सांगितला। आमच्या देशातले मोदी विदेशात जाऊन बुद्ध सांगतात आणि त्याच्याच राज्यामध्ये देशामध्ये त्याच्याच सरकारमध्ये आजही हा जातीयवाद थांबलेला नाही। किंबहुना मला एवढंच बोलायचं आहे की जोपर्यंत जातीय व्यवस्था जातीवाद जोपर्यंत नष्ट होणार नाही, माणूस माणसाला माणसासारखं समजून घेणार नाही, त्याचे चांगल्या आणि वाईट गोष्टी समजून घेणार नाही, तोपर्यंत हे थांबणार नाही। लोकांना वाटते खैरलालजीमध्ये आज कालच आम्ही ग्रुपवर बघितलं की पंकज भाऊ भोत मांगेला नोटीस जाहीर केली। इथे आम्ही शेकडोनी जरी लोक आले तर काय यांच्यावर हल्ले थोडी करणार आहे। जे झालं त्याची समोरची जी प्रक्रिया आहे ते न्यायालयामध्ये आहे। न्यायालयाची प्रक्रिया न्यायालयाने लढू शकतो, पण आमच्या परिवारातले आमच्या समाजातले जे हे 5 लोक ज्यांच्यावर अन्याय झाला अत्याचार झाला त्यांच्या आठवणीसाठी त्यांच्यावर जे घडलं ते पुन्हा अजूनही घडायला नको याकरिता आम्ही त्यांना अभिवादन करण्यासाठी मानवंदना देण्यासाठी जर इथे सगळे रिपब्लिकन जनता आणि समता सैनिक दलाचे जर लोक एकत्र होत असेल आणि जर तुम्हाला असं वाटत असेल की आम्ही इथे येऊन तुम्ही नोटीस बजवा, आम्ही तसा काही प्रकार करणार नाही। तो काळ गेला। पण याचा अर्थ असा नाही की आम्ही शांत म्हणून तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे नोटीस द्या आणि कसलाही आरोप आमच्यावर लावा, हे आम्ही इथे सहन करणार नाही। राहिला विषय या जागेचा, या जागेसाठी आता सन्मान्य दिनेश भाऊ अंडरसहारेंनी जे सांगितलं, शासनाला काय ज्या शासनाने आम्हाला न्यायच दिला नाही त्या शासनापासून आम्ही या स्मारकासाठी अपेक्षा करायला पाहिजे। ती अपेक्षा सोडून आता हे आपण आपल्या निधीतून आपल्या पैशातून आपल्या घामाच्या पैशातून आपण हे स्मारक जर उभं केलं तर निश्चितच हे स्मारक उभं करणं म्हणजे या संपूर्ण येणाऱ्या पिढीला हे कळलं पाहिजे की या गावामध्ये असा काही प्रकार घडला होता की जो अत्यंत निर्दयी आहे, त्याला त्याची जाणीव असली पाहिजे। आणि तो पोरगा या
जातीय वादातून, जातीय अंतकवादातून तो बाहेर निघला पाहिजे. त्यालाही कळलं पाहिजे की या देशामध्ये मानव एक समान आहे. या प्रसंगी एवढंच बोलतो आणि भोतमांगे परिवाराला मी माझ्याकडून आदरांजली, श्रद्धांजली. आता थोड्या वेळा पहिले आपण बोलले की पंकज भोतमांगे यांना सरकार कडून म्हणजे नोटीस देण्यात येत आहे. याचा कारण काय आहे की म्हणजे जे आंबेडकरी जनता आहे, भोतमांगे परिवारावर जे काही अत्याचार झालेला आहे, त्या अत्याचाराला लढण्याकरिता किंवा त्यांच्या लढाईला बंद करण्याकरिता हे असं कृत्य करण्यात येत आहे, असं तुमचं म्हणणं आहे का? हां, बिलकुल. ॲक्च्युली असं आहे की आत्ता भैयालालजी गेल्यानंतर ही लढाई आणि या लढाईची जबाबदारी मान्य त्यांच्या पुतण्यावर आहे. रविभाऊ शेंडे आहेत, दिनेश भावंडर सहारे आहेत, जे कंखर नेतृत्व आहे ते. आणि अशा इथे ते त्यांचे जे पुतणे आहे पंकज भाऊ, ते एकटे असतात. त्यांना जर दाबलं गेलं, त्यांच्यावर जर प्रेशर आणलं गेलं, तर हे जे प्रकार आता आपण प्रत्येक वर्षी जे येतो, कालांतराने ते बंद झालं पाहिजे. हे जे नियोजन जे पंकज भाऊ करतात ते नाही झालं पाहिजे. हे लोक आले नाही पाहिजे. ती मानसिकता आहे की ते प्रेशर जर असलं तर तो ह्या सगळ्या कोणत्या प्रकारात राहणार नाही. आणि हे जे येणारे लोक आहे, हे इथे काय घडलं, काय इच्छी प्रक्रिया सुरू आहे, हे दाबण्याचा तो निश्चित एक प्रकार असू शकतो. त्यामुळे नोटीस बजावण्याचं कारण आहे. असं काहीच नाही की येतात, मानवंदना देतात, श्रद्धांजली देतात आणि निवांतपणे आपल्या घरी जातात. तर इथे असा अवचित प्रकार घडण्याचा प्रसंगच येत नाही. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर संलग्न समता सैनिक दल दरवर्षीप्रमाणे नेहमीप्रमाणे आपण या खैरांजलीमध्ये भोतमांगे परिवार यांना मानवंदना देण्याकरता, अभिवादन करण्याकरता नेहमीप्रमाणे येत आहोत. त्याचप्रमाणे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर विदर्भ अध्यक्ष तथा शहर अध्यक्ष तथा कार्यकर्ता हे भोतमांगे परिवाराला पुष्पगुच्छ माल्यार्पण करणार आहे. अपनी जगह पे खड़े हो जाओ. जागा लगेच करा. कॅमेऱ्याच्या समोर रुपया आप लोग हो जाओ, आप अपनी जगह पे आ जाओ. वो लोग सैनिकांना समोर होऊ द्या. तिकडे वाढ. इकडे हात. विश्राम. एक साथ सावधान, एक साथ कड़क आवाज में नीले झंडे को हम देंगे सलामी दे. जय भीम, जय भीम, जय भीम. एक साथ फिर से कड़क आवाज में नीले झंडे को हम देंगे सलामी दे. जय भीम, जय भीम, जय भीम. एक साथ फिर से कड़क आवाज में नीले झंडे को हम देंगे सलामी दे. जय भीम, जय भीम, जय भीम. भोतमांगे परिवार, शहीद भोतमांगे परिवार, समता सैनिक दलाचा, समता सैनिक दलाचा, समता सैनिक दलाचा. आरपीआय सेक्युलर जिंदाबाद, आरपीआय सेक्युलर जिंदाबाद, आरपीआय सेक्युलर जिंदाबाद, जिंदाबाद.